दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, 2 राज्यों के साथ साथ 3 लोकसभा सीटों और कई अन्य राज्यों के लिए उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया गया। 2 राज्यों की विधानसभा यानी महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में 288 सीटें, झारखंड में 81 सीटें। और इन दोनों राज्यों में सरकार किसकी बनेगी, अब इसको लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही है। लेकिन सरकार से ज्यादा चुनाव पर लोगों को कितना भरोसा है, सरकार से ज्यादा इस बात पर कि क्या कांग्रेस पार्टी ढंग से लड़ पाएगी, क्या भारतीय जनता पार्टी के विशाल तंत्र का मशीनी लोकतंत्र के दौर में, मशीनी चुनाव के दौर में भारतीय जनता पार्टी के विशाल मैनेजमेंट तंत्र का कांग्रेस पार्टी मुकाबला कर पाएगी। हरियाणा से इतर प्लस पॉइंट इन 2 राज्यों में यह है कि कांग्रेस पार्टी सहयोगी की भूमिका में है। अन्यथा जहां कहीं भी कांग्रेस बनाम भाजपा का मुकाबला होता है, मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के 21 साबित होने की संभावना बलवती रहती है। लेकिन सवाल कुछ दूसरे भी है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मराठी अस्मिता के मुद्दे से कैसे निपटेगी, दूसरी तरफ झारखंड में संसाधनों की लूट के आरोपों से कैसे निपटेगी, और तीसरी तरफ जो एक नैरेटिव बनना शुरू हुआ है, जिस नैरेटिव में साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो 240 तक सिमटी, हरियाणा के चुनाव में नजदीकी मुकाबले में जीत के बावजूद अब तक भारतीय जनता पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर नहीं तय कर पाई। मुख्यमंत्री तय करने के लिए भाजपा के नंबर 2 माने जाने वाले नेता, चाणक्य कहे जाने वाले नेता अमित शाह को भेजा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ हरियाणा ही निशाने पर नहीं है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए ही मुख्यमंत्री नहीं चुना जाना है, कई दूसरे राज्यों को मैसेज देने के लिए भी मुख्यमंत्री चुना जा सकता है। आखिर वो कौन सा मैसेज है, कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जब महाराष्ट्र में हो गई तब हरियाणा में नेता चुना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज देती रहती है और सरप्राइज से ही अब उसे कुछ उम्मीद है। चमत्कार की ही आस भारतीय जनता पार्टी को है। और चमत्कार की आस क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र की जनता जो भावना प्रधान राजनीति के लिए जानी जाती है, वो गुवाहाटी मॉडल की सरकार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र की जनता बाला साहब ठाकरे की विरासत को आंखों के सामने बिखरने देने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र की जनता और मराठी मानुस शरद पवार यानी उनकी पार्टी एनसीपी को, पार्टी के साथ साथ परिवार को भी बिखेर देने वाले लोगों को राजनीतिक रूप से माफ करने के लिए तैयार नहीं है। और इन सब से आगे बढ़कर देखने की कोशिश करें तो महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी के बीच की चुनावी जंग लोकसभा चुनाव में काफी हद तक साफ हो चुकी है, जहां 60% के स्ट्राइक रेट से, जी हां 60% क्या बल्कि 70% तक कह सकते हैं, 70% के स्ट्राइक रेट से महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस के क्षेत्रीय स्वरूप ने बाजी अपने पक्ष में की थी। और वो तब बाजी अपने पक्ष में की थी जब उद्धव ठाकरे की पार्टी अपने सिंबल को, अपने नए सिंबल को, चुनाव चिन्ह को जनता के बीच नहीं पहुंचा पाई थी। इसका फायदा एकनाथ शिंदे गुट को मिला और एक सीट पर तो 48 वोटों से फैसला हुआ। 48 वोट से सांसद चुना गया। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि नजदीकी मुकाबले वाली सीटें हरियाणा में भी, उचाना में आपने देखा होगा, वो जिसकी सरकार रहती है, चुनाव के वक्त जिसकी सरकार रहती है, ज्यादातर मौके पर वही जीतता है। अब पीछे का क्या गुणागणित है वो मैं विशेष नहीं जानता, लेकिन महाराष्ट्र का गुणागणित सबको समझ में आ रहा है, झारखंड का गुणागणित सबको समझ में आ रहा है। पहले बात महाराष्ट्र की बात करें तो साफ दिखाई देता है कि महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो का सवाल बन गया है। और इन सब के बीच मराठा आरक्षण की मांग करने वाले नेता मनोज जारंगे पाटिल ने चुनाव का ऐलान होते ही अपने पत्ते खोल दिए हैं। साफ साफ कह दिया है कि अब तक मराठा आरक्षण का मुद्दा सुलझा नहीं है और राजनीतिक दलों को सबक सिखाने का समय है। कौन से राजनीतिक दलों को सबक सिखाने का समय है? जिन पर आरक्षण देने की जिम्मेदारी थी, जो सत्ता में बैठे हुए थे, डबल इंजन की सरकार लेकर दिल्ली से मुंबई तक बैठे हुए थे, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से लेकर मंत्रालय तक बैठे हुए थे। मनोज जारंगे पाटिल के पीछे कितना बड़ा समर्थन है
और उस समर्थन के पीछे कितना बड़ा खेल है, उस खेल के लिए, उसको समझने के लिए दिल थाम तक कर कल तक का इंतजार कीजिए कि हरियाणा में क्या वाकई नायब सैनी नेता चुने जाते हैं या कोई और नेता चुना जाता है। क्योंकि बहुत भारतीय जनता पार्टी के अंदर में मंथन चल रहा है। अमित शाह को भेजा जा रहा है नेता चुनने के लिए। मंथन इस बात को लेकर चल रहा है कि क्या नायब सैनी को मौका दिया जाए, क्योंकि हरियाणा का चुनाव तो बीत चुका, अब 5 साल बाद ही लोकसभा या विधानसभा की नौबत आएगी। असल खेल महाराष्ट्र और झारखंड का है, और महाराष्ट्र का खेल खास करके कि हरियाणा से महाराष्ट्र को कौन सा मैसेज दिया जा सकता है। वैसे भी बीजेपी में मुख्यमंत्री कैसे चुने जाते हैं आपको पता है। जब आला कमान कहेगा मुख्यमंत्री चुपचाप इस्तीफा रख देंगे, जब आला कमान कहेगा चुपचाप जाकर शपथ ले लेंगे। विधायक दल का रोल सिर्फ ठप्पा लगाने, मुहर लगाने तक होता है, मनमर्जी आला कमान की होती है। दरअसल महाराष्ट्र के बारे में हरियाणा को लेकर जो चर्चा चल रही, और उन चर्चाओं पर यकीन करें जिसे पक्के तौर पर मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि यही होने जा रहा है, लेकिन एक आशंका बलवती हो रही है कि कल जो हरियाणा में सीएम चुना जाएगा, क्या वो व्यक्ति दलित समुदाय का व्यक्ति होगा। और यदि दलित समुदाय के व्यक्ति की ताजपोशी हरियाणा में की जाएगी तो दलित राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र है पश्चिम भारत और खासकर महाराष्ट्र, कौन सा मैसेज देने की कोशिश बीजेपी करेगी। 2 स्तरों पर बीजेपी कोशिश करेगी, और क्यों करेगी यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हरियाणा में, मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी क्या करेगी, नायब सैनी को चुनेगी या नहीं चुनेगी, पक्के तौर पर हम नहीं कह सकते, लेकिन यदि कल दलित समुदाय का व्यक्ति अमित शाह की चाणक्य नीति से विधायक दल का नेता चुना गया, चंडीगढ़ में, हरियाणा में मुख्यमंत्री चुना गया, तो निशाने पे महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा। इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में जो डिवाइड क्रिएट की गई, जो परिस्थितियां खड़ी की गई, वो परिस्थितियां क्या है। एक तरफ महायुति अपना खेल खेल रही है, फ्री बीज बांटना, यहां तक कि टोल भी, मुंबई में घुसने वाला टोल भी फ्री कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस का सामाजिक समीकरण इतना मजबूत है, यानी महाविकास आघाड़ी के जो दोनों बड़े चेहरे हैं और उनके साथ लगी हुई कांग्रेस पार्टी की ताकत है, वो इतनी बड़ी ताकत है जिसके सामने तमाम फ्रीबीज कुछ करने की स्थिति में नहीं है। और वैसे भी भावना प्रधान राजनीति महाराष्ट्र में होती है। दरअसल महाराष्ट्र की एक और पहचान है। ये ठीक है कि 32% मराठा है, 12-13% मुसलमान है, यानी 45% वोट से तो महागठबंधन का, यानी महाविकास आघाड़ी का वोट शेयर शुरू होता है। पहले मराठा वोटर बढ़ जाते थे, विदर्भ में कांग्रेस के पक्ष में चले गए, मुंबई महानगर और कोंकण के कुछ इलाकों में शिवसेना के पक्ष में चले गए, और बाकी इलाकों में शरद पवार की पार्टी के पक्ष में चले गए। यानी बाला साहब ठाकरे की विरासत, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी, इन 32% मराठा वोटों में 3 दावेदार थे। अब ये तीनों पार्टियां एक जगह है, और जब तीनों एक जगह है और मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन से है, तो उस परिस्थिति में जो 12, 13 या 14% जो भी वहां पर मुसलमान वोटर हैं, उनके लिए एक ही प्लेटफॉर्म है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि 45-46% वोटों से तो वो टेक ऑफ करेगी वहां, और 45% का बेस वोट जिसके पक्ष में खड़ा हो, उसको चुनाव में हराने के लिए नाको चने चबाने पड़ सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। दरअसल हरियाणा में जो दलित मुख्यमंत्री की चर्चा अभी शुरू हुई है, उसके पीछे की असली वजह दूसरी है। दूसरी यह है कि महाराष्ट्र में ओबीसी की सियासत तो बीजेपी पहले से करती रही है, और ओबीसी वर्ग को कहीं ना कहीं यह डर दिखाया गया कि ओबीसी आरक्षण में मराठा घुसना चाहते हैं, जबकि यह बात बिल्कुल अलग है। मराठा समुदाय अलग से अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहा है। ओबीसी वर्ग में मराठा को घुसने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुणबी सर्टिफिकेट के माध्यम से यह कोशिश की गई थी, लेकिन वो कामयाब कोशिश हुई नहीं, दिखती भी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि ओबीसी वर्ग के मन में यह डर बिठाया गया कि मराठा उस 27% या 25% जो भी ओबीसी का कोटा महाराष्ट्र के लिए निर्धारित है, महाराष्ट्र में तय किया है, उसमें घुस जाएंगे। दूसरी तरफ मराठाओं को यह बताया गया कि आपके लिए अलग से फिलहाल संवैधानिक रूप से आरक्षण की व्यवस्था सही नहीं है,
यानी ओबीसी को एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी की भावना से ग्रसित करना आरक्षण के विवाद को लेकर। दूसरी तरफ उनमें देवेंद्र फडणवीस के चेहरे के साथ ब्राह्मण वोटों को जोड़ना। और अब तीसरी कोशिश इसमें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं दलित मुख्यमंत्री अब तक बनाया नहीं है, तो चर्चा है कि हरियाणा में यदि दलित मुख्यमंत्री आता है, यदि किसी दलित को मौका दिया जाता है हरियाणा में, तो महाराष्ट्र में जहां दलित चेतना दूसरे राज्यों की तुलना में कई गुना ज्यादा है, उसका इस्तेमाल करने के लिए, भरपूर इस्तेमाल करने के लिए बीजेपी से एक मौके के रूप में भुना सकती है और कह सकती है कि कांग्रेस का तो एक भी मुख्यमंत्री दलित नहीं है, भाजपा ने एक दलित मुख्यमंत्री बनाया है। तो अपने वोटों को, ओबीसी, ब्राह्मण और दलित वोट यदि दलित सीएम बनाया जाता है हरियाणा में, तो उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश महाराष्ट्र में हो सकती है। क्योंकि बीजेपी को एक बात बखूबी पता है कि मनोज जारंगे पाटिल का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरद पवार कर रहे हैं, सिर्फ उद्धव ठाकरे या कांग्रेस पार्टी कर रही है। मनोज जारंगे पाटिल का इस्तेमाल एकनाथ शिंदे भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एकनाथ शिंदे को पता है कि इस विधानसभा में वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, और परिस्थितियों का मुख्यमंत्री स्वाभाविक है कि अगला टर्म तभी देख सकता है जब उसकी सहयोगी पार्टी, जो बड़ी पार्टी होकर छोटी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, उसकी तुलना में उसे बड़े पार्टी बनने का मौका मिले। और इसके लिए मनोज जारंगे पाटिल का आंदोलन जितना मजबूत होगा, उतना भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी, और जितनी भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी, उतनी एक मराठा चेहरे एकनाथ शिंदे के ऊपर उसकी डिपेंडेंस, उसकी निर्भरता बढ़ती चली जाएगी। तो दोनों तरफ से, यानी सत्ता के शीर्ष पर जिस चेहरे को बिठा रखा गया है एनडीए की तरफ से, महायुति की तरफ से, उसके लिए भी मनोज जारंगे पाटिल का मराठा आरक्षण आंदोलन एक प्लस पॉइंट साबित हो रहा है। और रही बात इंडिया अलायंस की, महाविकास अघाड़ी की, तो उसके लिए तो माहौल गुवाहाटी मॉडल के समय से ही बना हुआ है, जब 50 खोके एकदम ओके के कथित नैरेटिव के साथ महाराष्ट्र में गुवाहाटी मॉडल के तहत सरकार गिरा दी गई थी। तो महाराष्ट्र की परिस्थितियों में सोशल इंजीनियरिंग कैसे हो, उस सोशल इंजीनियरिंग पर नजर रखने के लिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि क्या वाकई हरियाणा को कल दलित सीएम देखने को मिलेगा, या भारतीय जनता पार्टी सीधे ये मान कर जाएगी कि हरियाणा जैसी परिस्थिति नहीं है जहां बराबरी की स्थिति लाई जा सके, पहले से ही सरेंडर करने की स्थिति में होगी। यह अभी देखा जाना है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को मतगणना होगी। अब जरा महाराष्ट्र से आगे देखने की कोशिश करते हैं। झारखंड की परिस्थितियां अलग है। झारखंड में 26-27% ट्राइबल वोट है, आदिवासी वोट, 15% अल्पसंख्यक मतदाता है, यानी 40-42% का एक ऐसा चंक है जिसमें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ट्राइबल के कुछ हिस्से में घुसने की जद्दोजहद कर रही है। लेकिन यह बात भी याद रखने वाली है कि झारखंड की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी महाराष्ट्र में कही जा रही है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी टक्कर देने की स्थिति में है, और टक्कर देने की स्थिति में इसलिए है कि गैर अल्पसंख्यक, गैर आदिवासी वोटों की एकजुटता पर उसे भरोसा है, बिल्कुल हरियाणा की तरह। यह भरोसा भारतीय जनता पार्टी को है। लेकिन सवाल यह है कि उन सीटों पर टिकटों का भी तो खेल होगा। झारखंड में एक मजबूत राजपूत लॉबी है, झारखंड में एक मजबूत ब्राह्मण लॉबी है, झारखंड में एक मजबूत यादव लॉबी है, झारखंड में एक मजबूत कुर्मी लॉबी है, झारखंड में एक मजबूत ओबीसी लॉबी है, और दलित वोट भी ठीक ठाक संख्या में है। तो फिर इतने सारे सामाजिक समूहों को ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल की डिवाइड पर, वो भी बाबूलाल मरांडी के चेहरे के सहारे इकट्ठा कर लिया जाएगा, यहां बीजेपी थोड़ी कंफ्यूज दिख रही है। हरियाणा की स्थिति बिल्कुल साफ थी कि वहां मुकाबला जाट वर्सेस नॉन जाट वो करना चाहती थी, और उस मुकाबले को करने के लिए जितना प्रचार दलित नेत्री शैलजा बनाम हुड्डा हो रहा था, उसका स्वाभाविक फायदा भाजपा को मिल रहा था, जिसे हमारे जैसे तमाम पत्रकार इस चीज को, ज्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाए कि अंदर खाने बीजेपी इसमें कामयाब हो रही है। झारखंड में वो कामयाबी की गुंजाइश थोड़ी कम है,
लेकिन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सांगठनिक ढांचा भी बहुत मजबूत है। ये दोनों ही परिस्थितियां हैं और इन दोनों ही परिस्थितियों में एक बात गौर करने लायक है कि हेमंत सोरेन के पक्ष में एक सहानुभूति भी है, खासकर आदिवासी समुदाय के बीच। अब वो सिर्फ संथाल समुदाय के नेता नहीं है, तमाम आदिवासियों के बीच एक बड़ा वर्ग ऐसा मौजूद है जो हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने की घटना को आदिवासी अस्मिता के साथ जोड़कर देख रहा है। तो वहां की परिस्थितियों में आप कह सकते हैं कि टक्कर की स्थिति है, बराबरी की स्थिति है। आखिरी दम तक 81 सीटों पर जिसका टिकट बंटवारा बेहतर होगा और खास करके गैर सुरक्षित सीटों, सुरक्षित सीट जो SC ST रिजर्व सीट है उनको छोड़कर नॉन रिजर्व सीटों पर जिनका टिकट बंटवारा सबसे बेहतर होगा, सोशल इक्वेशन को साधते हुए होगा, वो गठबंधन भारी पड़ेगा और झारखंड भी स्पष्ट बहुमत की तरफ जाएगा। महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई में तो लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ इस बात में है कि BMC चुनाव नहीं हुए, बीजेपी जिम्मेदार। महाराष्ट्र में गुवाहाटी मॉडल से सरकार बनाई गई, बीजेपी जिम्मेदार। महाराष्ट्र के कुछ प्रोजेक्ट उठाकर गुजरात ले जाए गए, बीजेपी जिम्मेदार। और इन सब के बीच पार्टियां तोड़ी गई, उसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार। ये परिस्थितियां महाराष्ट्र में बनी हुई है और लोगों का इंटरेस्ट महाराष्ट्र चुनाव में सिर्फ एक बात में है कि महाविकास आघाड़ी 200 के आंकड़े को पार करती है कि नहीं करती है। यह भूल जाइए कि बाबा सिद्दीकी के साथ जो दुखद घटना हुई उससे भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कोई ध्रुवीकरण की कोशिश करा लेगी या कोई भी पार्टी कोई ध्रुवीकरण करा लेगी, जी नहीं। महाराष्ट्र का मिजाज उस ध्रुवीकरण से अलग का है। मराठी मानुस मराठी लैंग्वेज को कल्चरल लैंग्वेज का दर्जा दिए जाने, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिए जाने भर से संतुष्ट होने की स्थिति में नहीं है। मराठी भाषा इतनी समृद्ध भाषा है जो किसी दर्जे का मोहताज नहीं है। इतने बेहतरीन साहित्य मराठी भाषा में लिखे गए हैं कि वो नरेंद्र मोदी सरकार ने कौन सा दर्जा दे दिया उसके मोहताज वो नहीं है। और ये बात मराठी मानुस के बीच में बैठी हुई है कि बीजेपी ने और बीजेपी के ऊपर जो गुजरात लॉबी हावी है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में जा रही है। मुंबई प्रांत का विभाजन करके महाराष्ट्र गुजरात बना था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और उस वक्त की स्मृतियां किस्सों कहानियों के रूप में नए वोटर्स के जेहन में भी है। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर गुजरात लॉबी का हावी होना हरियाणा में मुद्दा नहीं हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में उसे मुद्दा बनने से रोका भी नहीं जा सकता। और वो स्थिति बिल्कुल नहीं है महाराष्ट्र में जिसमें यह कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में बहराइच या कोई घटना ऐसी हो जाए या फिर नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के जो बयान आ रहे हैं उन बयानों में हिंदू एकता की जो बातें कही जा रही है, दरअसल उस चुनावी हिंदुत्व के दायरे में न तो महाराष्ट्र कभी आया और न ही महाराष्ट्र के आने की उम्मीद की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के पास ले दे के दो चेहरे थे। प्रमोद महाजन के दिवंगत होने के बाद दो चेहरे थे। एक चेहरा नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी की भारतीय जनता पार्टी में अभी क्या स्थिति बनाकर रखी गई है वो संसदीय बोर्ड तक में नहीं है, जबकि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और देवेंद्र फडणवीस की क्या स्थिति हुई है, आमतौर पर लोगों का प्रमोशन होता है। नरेंद्र मोदी का प्रमोशन हुआ, वो गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री हो गए। अमित शाह का प्रमोशन हुआ, वो गुजरात के गृह मंत्री से देश के गृह मंत्री हो गए। लेकिन महाराष्ट्र से आने वाले देवेंद्र फडणवीस का प्रमोशन हुआ या डिमोशन हुआ, ये मराठी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 5 साल और 80 घंटे यानी 2 कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनने पर मजबूर कर दिया गया और एक परमानेंट डिप्टी सीएम की स्टेपनी भी लगा दी गई, जिनके शब्दों पर विश्वास करें तो वो खुद कहते हैं कि उनके बच्चे भी उनके से पूछते हैं कि ये डिप्टी कब तक लगा रहेगा। अजीत पवार की स्थिति यह है कि ननद भौजाई की चुनावी लड़ाई में अजीत पवार की पत्नी बहुत बुरी तरह चुनाव हार जाती है और यही मराठी मानुस की पहचान है। मत भूलिए 84 साल के शरद पवार जिस शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, बरसात में भीगते हुए भी वो रैली कर सकते हैं और किया भी है उन्होंने पिछले चुनाव में। और वहां तो ईडी भेजने की बात अब भूल जाइए, क्योंकि अगर गलती से यदि किसी राजनीतिक नेता पर इस चुनाव के वक्त अगर ईडी की कार्रवाई हो गई
तो पिछले चुनाव में सबने देखा है कि शरद पवार के है को एक ईडी नोटिस मिलने की बात हुई थी और महाराष्ट्र का चुनाव बदल गया था। तो अब महाराष्ट्र में वो गलती नहीं होनी है। शिंदे गुट अपनी राजनीति कर रहा है, अजीत पवार बहुत राजनीति करने की स्थिति में है नहीं। वो अपने लिए सुरक्षित विधानसभा सीट तलाश रहे हैं कि बारामती छोड़कर लड़े तो कहां से लड़े, क्या पुणे में लड़े या कहीं और लड़े। और भारतीय जनता पार्टी की रुचि इस बात में है कि कम से कम एक राज्यसभा सीट जिताकर दिल्ली भेजने लायक विधायक महाराष्ट्र में जीतकर आएंगे या नहीं आएंगे। आज की तारीख में एक ही बात पक्के तौर पर कही जा सकती है और वो बात यही है कि महाराष्ट्र में तीनों दलों में प्रतिस्पर्धा है महाविकास आघाड़ी में, एमवीए में, कि कौन बड़ी पार्टी बनता है और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। वो उद्धव ठाकरे की पार्टी होती है, वो शरद पवार की पार्टी होती है या कांग्रेस पार्टी होती है। देखते जाइए महाराष्ट्र का चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव के ठीक पहले कल के हरियाणा के विधायक दल की बैठक में नायब सैनी रिपीट होते हैं या उनकी जगह कोई दलित चेहरा आता है, उस पर नजर बनाए रखिए। वो बहुत हद तक महाराष्ट्र चुनाव को प्रभावित करने की मंशा के साथ किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।